आपातकाल से बहुत पहले कुरुक्षेत्र में दमन का काम शुरू कर दिया था बंसीलाल जी ने। नवंबर 1974 में जयप्रकाश जी ने चुनौती दी थी कि मैं टोटल रिवॉल्यूशन इंदिरा गांधी को उखाड़ करके फेंकने का, तो बंसीलाल जी ने ये घोषणा की कि कुरुक्षेत्र में एक भी परिंदा पर नहीं मार सकता। काली कमली के मैदान में इतनी ज़बरदस्त पुलिस की फ़ोर्स लगा दी थी कि जयप्रकाश नारायण जी तो क्या, वहाँ चिड़िया भी कोई पर ना मार सके। उस समय मेरे पास विद्यार्थी परिषद का ऑल इंडिया वाइस प्रेसिडेंट था, तो विद्यार्थी परिषद की बहुत बड़ी शक्ति थी। उसके साथ में हमारे साथ जो इंदिरा गांधी के विरोधी थे वो सारे हमारे साथ आकर के खड़े हो गए और इसलिए बहुत बड़ा छात्र संगठन खड़ा हो गया। जिस दिन वो यहाँ कार्यक्रम होना था उस दिन अखबारों में आप पढ़ेंगे तो अखबारों ने तो ये लिखा है कि जयप्रकाश नारायण के इस कार्यक्रम में दिल्ली से लाते हुए लोगों को डॉक्टर सिन्हा पर करनाल में गुंडों ने हमला किया और उनको चोट लग गई। लेकिन ये गलत बात, बंसीलाल के जो गुंडे थे उन्होंने करनाल में हमारी जीप पर और हमारी गाड़ी पर आक्रमण तो किया था, लेकिन हमारे कोई चोट वोट नहीं लगी थी। अखबारों ने बढ़ा के लिख दिया था। लेकिन वो बंसीलाल जी वहाँ फेल हो गए क्योंकि हमारे छात्रों ने जो हमारी रक्षा के लिए एक वो बनाया हुआ था सर्कल, वो पुलिस के सर्कल को तोड़ करके हम यहाँ निकल आए। छोटी मोटी हमारी गाड़ी पर उनकी लाठियाँ ज़रूर पड़ी पुलिस की। तो अखबार वालों ने लिख दिया कि डॉक्टर सिन्हा के, लेकिन मैं यहाँ आ गया। सकुशल पहुँचे आप। और यहाँ हमने छात्रों को कहा कि आप खुफिया तौर से जितनी भी अपने हरियाणा के छात्र युवक हो सकते हैं उनको अपने कमरों में ला करके एक एक कमरे में जितने भी छुपा सकते हो छुपाओ। सिर्फ कांग्रेस से जो एफिलिएटेड यूथ थे उनको छोड़ करके बाकी सारे जो थे, कम्युनिस्ट भी थे, विद्यार्थी परिषद के भी लोग थे, वो सारे हमारे साथ खड़े हो गए जी। और हमने जो है उस दिन जिस दिन कार्यक्रम होना था उस दिन यहाँ काली कमली में इतना बड़ा कार्यक्रम हो गया कि शायद इतना बड़ा कोई मजमुआ या इतना बड़ा कार्यक्रम यहाँ हो नहीं सकता था। तो बंसीलाल ये हिल गए कि ये पुलिस की इतनी बड़ी शक्ति होते हुए भी और इतना यूथ कहाँ से आ गया। जब उनको सारा देखा उन्होंने पुलिस से पूछा, उन्होंने कहा जी एक ही आदमी ऐसा है जो सारी यूथ पावर को इकट्ठा कर सकता है, और उसने सबको मिला करके छात्र संघर्ष समिति के नाम से एक समिति बना ली है। तो उसमें कम्युनिस्ट भी हैं, लोक दल तो था नहीं, लेकिन वो जाटों के वो हरियाणा समिति कहलाती थी उसके लोग भी थे, जो आजकल लोक दल बन गया है। और हमारा विद्यार्थी परिषद तो सबसे ज़्यादा पावरफुल था। तो उन्होंने ये कहा कि इस आदमी को हरियाणा से एकदम निकाल दो। अगर ये आदमी हरियाणा में रहेगा तो सारे छात्र जो हैं वो सारे हरियाणा में आग लगा देंगे, फूंक देंगे हरियाणा को, क्योंकि इनको हुक्म आ गया है वहाँ से, अमेरिका से, कि भाई क्रांति करनी है और बंसीलाल को भी उखाड़ना है, इंदिरा गांधी को भी उखाड़ना है। तो उसी दिन एसपी साहब ऑर्डर लेकर के आए कि आप 48 घंटे के अंदर अंदर हरियाणा छोड़ दीजिए, नहीं तो आपको जेल में ठोक दिया जाएगा। मैंने एसपी साहब को कहा कि अगर मैं रिफ्यूज़ कर दूं कि मैं हरियाणा नहीं छोड़ूंगा तो आप मुझे निकालेंगे, तो यहाँ सारे हरियाणा का यूथ जो है वो एक भी थाना आपका सलामत नहीं रहेगा, हर जगह आग लगेगी। लेकिन मैं नेतागिरी नहीं करना चाहता, क्योंकि जब आग लगाएंगे छात्र, आप गोली चलाएंगे, 10-20 मेरे स्टूडेंट मरेंगे। इसलिए मैं मजबूरी में आपके इस ऑर्डर को मान रहा हूँ, लेकिन मेरे पास शक्ति इतनी है कि मैं रिफ्यूज़ भी कर सकता हूँ और आप उसका नतीजा देख लेना कि हरियाणा में एक भी थाना बचेगा नहीं, सारे यूथ जो हैं। तो खैर उन्होंने कहा कि मुझे तो जो ऑर्डर है, मैंने उनको कहा कि ये मुझे बड़े फ़ख्र की और शान की बात है, आप कागज़ दीजिए मुझे, मैं बंसीलाल जी का धन्यवाद लिखना चाहता हूँ। तो एसपी राठौर साहब थे, बड़े सीनियर आदमी थे, कहने के धन्यवाद,
मैंने कहा मैं ये लिखना चाहता हूँ कि पुलिस के जो ऑर्डर होते हैं कि फ़लाँ को गिरफ़्तार कर लो, इसको ये कर दो, तो एक सिपाही लेकर के आता है थाने से, चपरासी लेके आता है। मुझे हरियाणा छोड़ने के ऑर्डर एसपी, और वो भी बड़ा सीनियर एसपी लेकर के आया है। तो बंसी लाल जी ने मेरा बहुत बड़ा सम्मान किया है। तो वो कहने लगा कि ये अन्याय हुआ है, बंसी लाल जी को, चीफ मिनिस्टर को कोई पावर नहीं है, लेकिन चूँकि हम तो उनके हुक्म के पाबंद हैं, इसलिए हम ले आए हैं आपके पास। तो मुझे 48 घंटे के अंदर अंदर हरियाणा छोड़ने का हुक्म हो गया। अच्छा, एक गुरुजी आप ये भी थोड़ा सा बताएं, ये तो आपने कहा कि आप एक संघर्ष के लिए तैयार थे, उन स्थितियों का सामना करने की आपने ठान ली थी, पर आप हमारे हरियाणा के और ख़ास तौर से इस इलाके के स्तर पर ऐसी वो कौन सी स्थितियां पाते हैं कि जब विरोध आपको शुरू करना पड़ा था? बड़ी खामियां ये थी कि जयप्रकाश नारायण जी इस बात के पक्ष में थे कि जब इंदिरा गांधी हार गई हैं और कोर्ट में इन्होंने चैलेंज किया है तो इनको गद्दी छोड़ देनी चाहिए, और इंदिरा गांधी किसी ना किसी तरह से गद्दी पर जमी रहना चाहती थी। तो उन्होंने, जयप्रकाश नारायण जी ने ये तय किया कि मैं अपना जो टोटल रिवॉल्यूशन जो मैंने कराना है, महाक्रांति करानी है, वो मैं कुरुक्षेत्र से कराऊंगा। और कुरुक्षेत्र में उन्होंने उसके लिए चुना कि ऐसा आदमी जो सारे छात्रों को इकट्ठा कर सकता है, वो एक ही आदमी है जो विद्यार्थी परिषद में है। और विद्यार्थी परिषद के जितने ऑफिस बियरर्स हैं वो सारे कमिटेड हैं इस बात के लिए कि हमने इंदिरा गांधी की और बंसीलाल की सत्ता को उखाड़ना है और जयप्रकाश जी का जैसा हुक्म होगा सारा करना है। तो इस चीज़ को देखते हुए उन्हें पता था कि विद्यार्थी परिषद एक बहुत बड़ी शक्ति है। केवल कुरुक्षेत्र में ही नहीं, हरियाणा के हर कॉलेज में विद्यार्थी परिषद बहुत बड़ी शक्ति था। जयप्रकाश जी हमें पूरी तरह इस बात पर डिपेंड कर रहे थे कि मेरा आंदोलन जो चलेगा वो विद्यार्थी परिषद के सहारे चलेगा जी। और हुआ भी यही कि जब ये यहाँ जयप्रकाश जी के नाम से सारा चल रहा था, ये सारा काम उन्हीं के नाम से चल रहा था, तो जयप्रकाश जी का आंदोलन जो था, जो बंसीलाल की चुनौती को स्वीकार करते हुआ, उसमें हुआ भी ये कि 80% पार्टिसिपेशन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का था, 20% दूसरी संस्थाएं थीं जिन्होंने विद्यार्थी परिषद का पूरा साथ दिया। तो विद्यार्थी परिषद चूँकि बहुत पावरफुल था, जयप्रकाश जी वहाँ अमेरिका में बैठे हुए भी विद्यार्थी परिषद का ही सहारा ले रहे थे। तो इसलिए सबसे बड़ा आंदोलन, पॉलिटिकल आंदोलन यहाँ हरियाणा से शुरू हुआ है। ठीक करने के लिए, कुचलने के लिए डॉक्टर सिन्हा को यहाँ से निकाल दिया है, लेकिन उसके बाद भी हम देवेंद्र शर्मा जो छात्र संघ उनको लेकर के गए। हमने वहाँ दिल्ली में ख़ास तौर से इंडियन एक्सप्रेस जो अखबार है उसका सहारा लेकर के बंसीलाल जी के ख़िलाफ़, और यहाँ जो दमन चक्र चला रहे थे बंसीलाल जी के, उनके ख़िलाफ़ बड़े तकड़े तकड़े, बहुत ही तकड़े तकड़े स्टेटमेंट दिए। और वहाँ जयप्रकाश जी का जो दफ्तर था, गांधी पीस फाउंडेशन, उसमें बैठ करके हमने इस आंदोलन को चलाया। यहाँ एक बहुत बड़ा ग्रुप था जी, जिसको हम ब्रजगोपाल ग्रुप कहते हैं। अच्छा जी। उस ग्रुप के अंदर ईश्वर त्यागी थे, दिवाकर शर्मा थे, यानी बहुत से वो छात्र थे जो छात्रों के अंदर बड़े प्रोमिनेंट माने जाते थे। लेकिन वो सारे के सारे, 2-4 को छोड़ करके, वो सारे के सारे विद्यार्थी परिषद के ऑफिस बियरर थे। कुरुक्षेत्र के बारे में तो उन्होंने, वाइस चांसलर ने ये किया कि हमारी सर्विस से टर्मिनेट कर दी जाए। तो उन्होंने जो नोट बनाया उसमें पहली लाइन ये लिखी कि ऑल दो देयर वर मैनी पर्सन्स, बस डॉक्टर सिन्हा वाज मोस्ट एमिनेंट एमंग देम, ही वाज द मोस्ट वोकल एमंग देम। तो कहते इसलिए डॉक्टर सिन्हा सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट है, इसको यहाँ से निकाल दिया जाए तो सारा आंदोलन इनका फेल हो जाएगा। तो ये उन्होंने पहला वाक्य यही लिखा था। आगे जाके वाक्य में लिखा कि हमने इनको फोर्स किया कि ये हरियाणा छोड़ करके चले जाएं ताकि यहाँ पीस रेस्टोर हो सके। उसके बाद मुझे 1964 में विद्यार्थी परिषद का काम दे दिया था। सारे भारतवर्ष में उपाध्यक्ष का रूप मुझे दिया था और विद्यार्थियों को इकट्ठा करके एक राष्ट्रवादी शक्ति खड़ी करने का काम किया था। इस राष्ट्रवादी शक्ति को कुचलने का काम इंदिरा गांधी की सारी सरकार कर रही थी। आरएसएस के पास
पब्लिक इमेज नहीं थी। राष्ट्रीय दृष्टि की वजह से निष्ठावान लोग बहुत थे, जिस जगह जम जाएं, लेकिन कोई जिनकी पब्लिक इमेज हो, तो पब्लिक इमेज के लिए हमने जयप्रकाश नारायण जी, राज नारायण जी, ऐसे लोगों को जिनकी पब्लिक में बहुत ज़्यादा इमेज थी, उन्हें पकड़ लिया। तो तुम पतित मैं पतित पावन दोनों काम सरे। हमें एक ऐसा आदमी चाहिए था जिसकी इंडिया में बहुत बड़ी इमेज हो, वो हमें जयप्रकाश जी मिल गए। जयप्रकाश जी के पास फोर्स नहीं थी, आइडियाज़ थे। जयप्रकाश जी के पास मॉरल पावर थी, गांधी जी के साथ रहे। गांधी जी उनको राष्ट्रपति बनाना चाहते थे, उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया कि मैं राष्ट्रपति नहीं बनूंगा। तो उनके पीछे मॉरल फोर्स बहुत थी कि जयप्रकाश बहुत बड़ा मॉरल फोर्स वाला आदमी है। कि इनकी सरकार जो थी उसको इसलिए उखाड़ा गया कि ये सरकार सारी करप्शन को बहुत ज़्यादा बढ़ा रही थी। और यहाँ तक हो गया था कि एक ही फैमिली की सत्ता चलती रहे, उनके हाथ में ही पावर रहे। इंदिरा गांधी चाहती थी कि हमारे हाथ से पावर ना निकले, इसलिए वो हर तरह का षड्यंत्र करने के लिए तैयार थी। जयप्रकाश नारायण जी को मरवाने तक के लिए तैयार थी, राज नारायण जी को बंद करने के लिए तैयार थी कि यह सारा काम किया जाए। तो वो एक जो देश के अंदर एक वातावरण चल रहा था, उस वातावरण में ये चल रहा था कि पॉलिटिकली अपने जितने लोग हैं उनको किसी तरह से दमन करके और हम पावर अपने हाथ में कैप्चर करके ऐसा कर रहे हैं कि जितना भी करप्शन, जितनी भी गड़बड़ सारी हो रही है देश के अंदर, हर तरह की इकोनॉमिक गड़बड़ भी है, दूसरी गड़बड़ भी है, पॉलिटिकल भी गड़बड़ है, तो वो हमारे हाथ से शक्ति न निकले। उस शक्ति को चैलेंज करने वाले आदमी दो चार थे। अटल बिहारी वाजपेयी थे, बहुत तकड़े आदमी थे। दत्तोपंत ठेंगड़ी थे, नानाजी देशमुख थे। इन लोगों का बड़ा पब्लिक भी इमेज बहुत थी और हमारे युवाओं में तो बहुत ज़्यादा योग, जैसे अटल बिहारी हैं, युवा इनको अपने देवता की तरह पूजते थे। अटल बिहारी का कोई भी ऑर्डर आ जाए तो सारा यूथ खड़ा हो जाता है एक साथ उनके साथ। बंसीलाल जी के खिलाफ इमरजेंसी में हमने बहुत काम किया जी। इसमें हमने 4 किताबें बंसीलाल जी के खिलाफ लिखी, बहुत भयंकर किताबें थीं। कोई आदमी उनको छाप भी नहीं सकता था, लेकिन हमने क्लैंडस्टाइन छाप करके और उनको बांटी सारे में, और इस तरह बांटी के हम आज तक पकड़ में नहीं आ सके। जो सबसे ज़्यादा पहली किताब हमने लिखी थी वो थी चीफ मिनिस्टर रन्स एमक। चीफ मिनिस्टर पागल हो गया है क्योंकि इतने अत्याचार करा रहा है। टीचर्स को ख़ास तौर से उसने कह दिया था कि एक एक टीचर जो है वो 20-20 आदमियों की नसबंदी नहीं कराएगा तो उसको सस्पेंड भी कर दिया जाएगा, उसकी इंक्रीमेंट रोक दी जाएंगी। तो टीचर ऐसे लोगों की भी नसबंदी करा रहे थे जिनकी अभी शादियां भी नहीं हुई कि 20 आदमियों को करके देना है सारा का सारा, और गाँवों में जा करके ज़बरदस्ती लोगों की नसबंदियाँ कर रहे थे। तो वो इतना अत्याचार होता, हमने उसमें सारे अत्याचारों का कि बंसीलाल जी ने कितना दमन चक्र चला रखा है सारे हरियाणा के अंदर और कितने घोर अत्याचार हो रहे हैं, क्या क्या चीज़ें लोगों को सताने के लिए हो रही हैं, और ख़ास तौर से टीचर वर्ग को बहुत परेशान किया है। तो उस किताब को पढ़ते ही बंसीलाल पागल से हो गए वाकई। किसने लिखी ये किताब मेरे खिलाफ? तो चीफ मिनिस्टर रन्स एमक की वो किताब मैंने लिखी, उसमें सारे बंसीलाल जी के दमन चक्र का वर्णन है। दूसरी किताब जो इससे भी ज़्यादा खतरनाक थी वो थी एनाटॉमी ऑफ ए चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर के परिवार ने कितनी करप्शन की, जो गैस की एजेंसियां ये अलॉट करते, वहाँ वाइन एंड वुमन का खुला खेल चलता था और उसके आधार पे एजेंसियां दी जा रही हैं। तो वो हमने उस किताब के अंदर बंसीलाल जी ने बुला करके जो IAS ऑफिसर था उसको कहा कि ये फ़ाइलों के नंबर जो हैं कि फ़लाँ फाइल में फ़लाँ जगह ये है, ये कोई आदमी कलेक्ट नहीं कर सकता एक्सेप्ट डॉक्टर सिन्हा, क्योंकि उसके छात्र जो हैं, उसके स्टूडेंट हर दफ्तर में बैठे हुए हैं। तो ये किताब उसी ने लिखी हुई है, इसलिए गिरफ़्तार उसको कहीं भी हो हिंदुस्तान में उसको गिरफ़्तार करके लाओ। तो वो किताब भी खूब बिकी और खूब बटी और लोगों ने पढ़ी कि इतनी करप्शन इनके परिवार ने की है एमरजेंसी का फ़ायदा उठा करके। तो वो किताब दी। उसके बाद अमेरिका में स्वामी बैठे हुए थे, इंदिरा गांधी के बहुत ख़िलाफ़ थे वो,
तो वो उन्होंने किताब लिखी, इंदिरा गांधी ने लिखा था 20% प्रोग्राम, कि एमरजेंसी में 20% प्रोग्राम लगाऊंगी ताकि एमरजेंसी हटते ही लोग मुझे फ़ौरन वोट दे दें। तो उसने वहाँ से किताब लिखी 20 पॉइंट मिशमैश, वो हमारे पास रखी हुई हैं सारी किताबें। वो 20 पॉइंट मिशमैश में लिखा कि गंद है सारा जितना भी प्रोग्राम है इंदिरा गांधी ने बनाया है, उसमें फिल्थ के अलावा कुछ नहीं है। अगर इंदिरा गांधी दोबारा किसी तरह इमरजेंसी के बाद पावर में आ जाती हैं तो इंडिया में फिल्थ ही फिल्थ होगा, कुछ नहीं होगा। तो वो किताब भी खैर हमने वहाँ से जयप्रकाश जी के दफ्तर में उन्होंने भेजी और हमने वहाँ से वो किताब को दिल्ली में भी बांटी और हरियाणा में भी बांटी। हरियाणा में ऐसी जगह में जो सेंसिटिव थे वहाँ ज़्यादा बांटी हमने, जैसे सिरसा में ज़्यादा बांटी, हिसार में जो बंसीलाल का इलाका था, भिवानी है वहाँ बांटी। कुरुक्षेत्र में आ नहीं सकते थे क्योंकि यहाँ पुलिस हमें पहचानती थी, लेकिन हमने सोनीपत तक और पानीपत तक वो किताबें बांटी, वहाँ से आगे फिर आगे को इधर को बटी आई। उसके बाद जयप्रकाश जी ने एक किताब बहुत उत्तेजित करने वाली यूथ को, वो वहाँ से किताब लिखी है, भारत के नौजवानों के नाम। और उन्होंने उसमें सारा लिखा कि ये जो एक करप्ट सत्ता है सारी भयंकर इन्होंने जो करा हुआ है, सारा यूथ जो है अगर हमें सशस्त्र क्रांति भी करनी पड़े तो उसके लिए भी तैयार हो। उस किताब को फिर मैंने वहाँ दिल्ली में ही बैठ के गांधी पीस फाउंडेशन में हिंदी में अनुवाद किया और हिंदी में अनुवाद करके वो किताब इतनी, उस किताब को हम क्या करते थे कि जिसको हम देखते थे कि ये RSS से थोड़ी बहुत भी दुकान जुड़ी हुई है, उस दुकान पे 10 किताबें फेंक जाते थे, आगे निकल जाते थे। वापसी में आकर के वो देख लेता था, इतना पैसा वो हमें चुपचाप हमारे हवाले कर देता था उसकी किताब। वो किताब भी बहुत ऐसी किताब है बड़ी उत्तेजित कि देश के अंदर क्रांति करनी है पूरी तरह से। 71 में इतनी बड़ी लड़ाई इंदिरा जी ने जीती थी, बांग्लादेश का निर्माण हो गया, पाकिस्तान के 2 हिस्से हो गए और बड़ी उनकी वाहवाही हुई पूरे देश के अंदर। तो 71 से 74 तक इन 3-4 सालों में ऐसा क्या हुआ था कि पूरी तरह से मामला बदल गया? बात ये तुलसीदास जी ने लिखा है, मंत्री गुरु और वैद्य जन जो प्रिय बोले भय आस, राज धर्म तन तीन कर होए वे गई नाश। अगर मंत्री खराब हों, सलाहकार, तो राज्य का पतन होना आवश्यक है। और उन्होंने कहा कि देखो अयोध्या के अंदर मंत्री बढ़िया हैं तो खड़ाऊ राज कर रही हैं, कोई में मेल एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है वहाँ। और रावण तेरे जो मंत्री हैं ये क्या कर रहे हैं, ये भय आस जो तू कहता है उसको हाँ कर देते हैं सारे के सारे, तुझे कोई सही सलाह देने वाला नहीं है, इसलिए तेरे राज्य का नाश होने वाला है। यानी कि इंदिरा जी के आसपास जो एक वो ग्रुप खड़ा हो रहा था, हाँ, वो कहीं ना कहीं इस पूरी स्थिति के लिए जिम्मेदार माना जा सकता है। बिल्कुल, वो ये चाहते थे कि सारी पावर हम लेकर के और हम ही सारा राज का काम हो जाएं। थोड़े दिनों के बाद इंदिरा गांधी भी हमारी चंगुल में आ जाएं। तो गलत सलाह दे करके इंदिरा गांधी को उन्होंने और बिल्कुल सारे देश के अंदर उन लोगों को ला करके बिठाया जो, जैसे यहाँ बंसीलाल जी को ला के बिठा दिया। अब बंसीलाल जी तो बहुत ही क्रूर, बल्कि उनको तो ऐसा चाहिए बंसीलाल जी को कहना कि अगर राज्य का अगर आतंकवाद कहीं हो सकता है तो वो बंसीलाल जी ने किया। स्टेट टेररिज्म बंसीलाल के ज़माने का था, तो इसलिए यह बंसीलाल के ख़िलाफ़ लड़ाई बहुत लड़नी थी। फिर हमने वहाँ इमरजेंसी का फ़ायदा उठा करके ये किया कि एक अखबार निकाला, उसका नाम था दर्पण। वो अखबार हम कहीं से ऐसी जगह से छपवा के लाते थे इनको, क्योंकि उस समय हैंड कंपोजिंग होती थी जी। तो हैंड कंपोजिंग से कभी खेतड़ी में करा ली, कभी नारनौल में करा ली, कभी करा ली। तो यहाँ बंसीलाल जी ने जब देखा कि दर्पण अखबार जो है ये तो बड़ा भयंकर मेरे ख़िलाफ़ लिख रहा है और एक एक चीज़ ऐसी एक्सपोज कर रहा है हमारी, तो उन्होंने इसको बंद कराने के लिए 15-16 प्रेस जो थे उन पर ताले डलवा दिए, लेकिन हमारा वो हाथ नहीं आया उसके, और वो सारे हरियाणा में बढ़ता था। बाद में तो ये हुआ, बढ़ता कैसे था फिर वो? ऐसे बढ़ता था जी। कि उसमें चूँकि सारी चीज़ें बड़ी अट्रैक्टिव ऐसी होती थी कि लोग पढ़ें तो उन्हें लगे बड़ा। तो हम क्या करते थे कि बस अड्डे पे चुपचाप गए, थैले में से बस अड्डे पे 100 कापी रख दी, स्टेशन पे गए, रेल चलने, जब तक रेल खड़ी है तब तक तो खड़ी है, जब रेल चलने वाली हुई तो हर डिब्बे के अंदर, रेल चलती गई, डिब्बे के अंदर फेंकते गए कागज़ और
जब तक लोगों ने उठाई रेल आगे निकल जाती थी हम पीछे निकल। अब जो है उस दर्पण पर कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में रिसर्च हुई। ओहो। उसके रिसर्च का नाम रखा पावर ऑफ प्रेस एंड डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के अंदर प्रेस कितना पावरफुल होता है कि बंसीलाल को और इंदिरा गांधी को इस क्लैंडस्टाइन अखबार ने हिला दिया। तो यहाँ पर वो पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में तो उसने सारा रहस्य लिखा है कि इसको कैसे कंपोज करा के लाते थे, कैसे रात में जाते थे, कहाँ कहाँ से कंपोज होता था। ये इमरजेंसी की जब घोषणा हुई तो उससे पहले आपको क्या लग रहा था कि घोषणा होने वाली है इमरजेंसी की? और जब घोषणा हुई तो उसकी फौरी रद्दोमल क्या हुआ उसका फिर? इमरजेंसी का ये ध्यान नहीं था कि ये इमरजेंसी लगा देगी। हमारा अखबार जो है उसने उससे कुछ दिन पहले ही बड़ा भयंकर एक लेख लिखा था। मैं उसका चीफ एडिटर था और एडिटर उसके ऐसे आदमी थे जिन्होंने कश्मीर को जलता कश्मीर, कन्वर्टेड कश्मीर, बहुत ऊंची ऊंची किताबें लिखी हैं। तो वो हमारे एडिटर थे। तो उस अखबार में बड़ी भयंकर, तो उन्होंने उसमें एंटीसिपेट किया थोड़ा सा कि चूँकि इंदिरा गांधी कोर्ट से भी हार गई हैं, ये हो सकता है कि ऐसा कर दें कि संविधान को ये सैबोटेज कर दें। तो ये एक संभावना के रूप में लिखा था, लेकिन कोई ऐसा नहीं था। लेकिन हो गया ये कि इंदिरा गांधी ने 25 जून की रात को देखा कि सारे जितने आदमी हैं जो जहाँ हैं उनको, यहाँ कुरुक्षेत्र में ये था कि जिस आदमी के अंदर थोड़ा सा भी बिल्ला लगा हुआ आरएसएस का, सबको जेल में बंद कर दो। उनके घरों में जाकर रात को 12-12 बजे छापे मारे, पकड़ा के ले गए। अच्छा, जेल कौन सी जेल थी? क्या मतलब खुली जेल में भी रखे गए लोग या कुछ हाउस अरेस्ट भी हुए? खुली जेल में नहीं, पॉलिटिकल प्रिजनर की जेल में रखा वैसे तो, क्रिमिनल में नहीं रखा। लेकिन ये कि खुली हुई जेल भी नहीं थी। अब जैसे ये था यहाँ के लोगों को करनाल जेल में रखा, तो वहाँ उनके पर पूरी पाबंदियाँ थीं, क्योंकि इंदिरा गांधी को ये था कि ये जयप्रकाश जी कहीं तक तकड़ी क्रांति ना करा दें। लेकिन एक रात में ही सारी रात पुलिस ने छापा मार करके, और एक आदमी थे पांडे जी, वो आरएसएस से बिल्कुल जुड़े हुए नहीं थे, लेकिन बिहार के थे। उनको बुला के वाइस चांसलर ने कहा कि आप जयप्रकाश जी की रैली में क्यों गए थे? उन्होंने कहा जी वो बिहार से आए थे और हमारे बिहार में ये माना जाता है कि अपने गांव का कुत्ता भी आए तो भाई के बराबर मानो। तो मैं तो जयप्रकाश जी की रैली में इसलिए चला गया था कि वहाँ से, तो एकदम उन्होंने उसको कहा कि नहीं तुम झूठ बोलते हो, तुम जयप्रकाश जी के आंदोलन में हो। तो रात को ठंड में ही बिल्कुल उनके बच्चे जो थे उनको निकाल के बाहर फेंक दिया और उनको ले गई पकड़ के पुलिस। उनकी पत्नी फिर हमारे घर गई, हम तो यहाँ थे नहीं, हम तो चूँकि पहले ही भाग गए थे जी, बंसीलाल के हाथ ही नहीं आए थे। तो फिर उन्होंने कहा भाई सिन्हा साहब तो है नहीं, लेकिन हमारे मालिक मकान जो थे उन्होंने कमरा खोल दिया कि हम सुबह आपके बच्चों को जहाँ पहुँचाना है बिहार वहाँ पहुँचा देंगे, क्योंकि आपको तो जेल में डाल दिया। तो ऐसे ऐसे अत्याचार किए कि रात को ठंड में बच्चों को निकाल के बाहर फेंक दिया, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने कहा जी मैं जयप्रकाश जी को बिहार से आए थे इसलिए मैं चला गया, नहीं तो मैं कोई किसी आंदोलन से नहीं हूँ। एक तो आपने ये कहा कि जो ख़ास तरह की पब्लिशिंग आप लोग करते थे मिलके, उसमें कुछ सच्चाइयाँ सामने रखते थे अपनी तरह से। तो जो ये अपना लोकल मीडिया था, मीडिया कहें तो खैर बड़े अखबार ही उस वक्त होते थे, बहुत छोटे तो होते नहीं थे, तो उन अखबारों ने फिर इस पूरे मुद्दे को किस तरह से लिया? अखबारों में पूरा सेंसर हो गया था। उसके बारे में एक ही लाइन हिंदुस्तान का जो बहुत बड़ा ब्रेन था, थिंकिंग ब्रेन, दत्तोपंत ठेंगड़ी जी, उन्होंने एक लाइन लिखी थी। उन्होंने लिखा था कि प्रेस को जब कहा गया कि तुम बैठ जाओ, हिंदुस्तान का प्रेस इतना निकम्मा है कि जब इनको कहा तुम बैठ जाओ तो ये लेट गए। तो ये प्रेस जो था, कुरुक्षेत्र में जो लोग थे वो तो बहुत ही कायर और बुज़दिल लोग थे। एक आदमी भी इमरजेंसी के खिलाफ बोलने की प्रेस वाला शक्ति नहीं रखता था यहाँ का जो लोकल प्रेस है। अब जब लोकल प्रेस में कोई बोलने वाला नहीं तो क्या कहाँ से यहाँ तो। अच्छा, एक आप थोड़ा सा ये बताएं कि क्या आपातकाल के दौरान शहरों में जो माहौल था और गांवों में जो माहौल था उसमें कुछ फ़र्क था? गाँवों के माहौल वाले जो थे, गाँव वालों पे कोई असर नहीं पड़ रहा था, क्योंकि गाँव में ना इतना आरएसएस का प्रभाव था, ना वो इतना जयप्रकाश जी को जानते थे,
ना विद्यार्थी थोड़ा बहुत आरएसएस की वजह से जानते थे कि ठीक है। जनसंघ को इतना पावरफुल नहीं था उस समय, जनसंघ की कोई पावर नहीं थी, 2 आदमी कुल पार्लियामेंट में थे। तो गांव में ज़्यादा असर नहीं पड़ा इमरजेंसी का, शहरों में ही असर पड़ा। और शहरों में तो हुआ कि एक रात के अंदर अंदर हज़ारों आदमी जेल में ठोक दिए। जिस पर भी थोड़ी सी और रात को छापा मारो, 12 बजे इमरजेंसी लगी थी और 3-4 बजे तक हज़ारों आदमियों को जेल में ठोक दिया। नाम बदल करके अपना रंजीत सिंह अपना नाम रखा था। 3 मीटिंग हमने सिरसा के अंदर लिए। सिरसा के अंदर सारी व्यवस्था करने वाले वो आदमी थे जो आज गवर्नर बने हुए हैं, गणेशी लाल। गणेशी लाल सारी व्यवस्था करते थे, यूथ को इकट्ठा करते थे किसी खंडर में या किसी खेत में, वहाँ सारे यूथ इकट्ठे होते थे। बड़ी भारी मात्रा में 150-100 आदमियों का उन्होंने वो किया। वहाँ हम उनको यही भड़काते थे कि भाई एमरजेंसी उखाड़ो, एमरजेंसी को उखाड़ करके फेंक दो। जयप्रकाश जी का वहाँ से अमेरिका से बार बार मैंने कहा, उन्होंने किताब भी भेजी और बार बार संदेश आ रहा है, डिक्टेटरशिप शैल नॉट बी द क्रीड ऑफ इंडिया एनी मोर। भारत के अंदर डिक्टेटरशिप की नहीं बनने देंगे किसी को भी। डिक्टेटरशिप क्रीड ही नहीं होगी इंडिया की। यहाँ डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र समाज भी बनाया। मैं उसका एग्जीक्यूटिव का मेंबर रहा, सिटीजन फॉर डेमोक्रेसी जो बनाई थी जयप्रकाश ने जी 1982 तक रहा। बल्कि मैं तो आरएसएस के वर्कर और विद्यार्थी परिषद के जो ऐसे वर्कर थे जो बाहर रह गए थे, उन्हें तो रात को ही 12 बजे जेल छापे मारे, 4 बजे तक सबको बंद कर दिया। जो संघर्ष करते वो तो बंद हो गए, बाकी लोग जो थे वो कोई बोलने वाला भी नहीं थे। यहाँ तो ज़रा सी भी आवाज़ किसी ने नहीं उठाई। आपातकाल का आप चरम किसको मानते हैं कि भाई बिल्कुल अब तो पूरा चरम आप देख लें, उसके बाद फिर नीचे आता है आपातकाल के वो पूरे के पूरे उनका संहारों का या फिर दमनों का एक तरह से वो दौर? चरम तो इंदिरा गांधी के लोगों ने ही इंदिरा को मिसगाइड किया। इंदिरा के लोगों ने जनवरी के महीने में इंदिरा गांधी को कहा कि जितने भी अपोजिशन के लोग थे वो जेल में बिल्कुल निस्तेज कर दिए हैं हमने। वो जेल के अंदर उनकी हालत ऐसी कर दी है कि बाहर निकल करके वो किसी काम के नहीं रहेंगे। इतने हज़ार लोग, 4-4.5 हज़ार लोग हमने बिल्कुल बंद कर दिए। वो निस्तेज हो गए हैं, निकम्मे हो गए हैं। तो जनवरी में इंदिरा गांधी ने अपना स्टेटमेंट दे दिया था कि हमारी सरकार दोबारा पावर में आएगी और हम जो है इंडिया के अंदर वो अपना जो 20 पॉइंट जिसको आप गंद कह रहे हो उसको लागू करेंगे। तो जनवरी में ही इंदिरा गांधी को मिसगाइड कर दिया था उनके लोगों ने, और जनवरी से ही इमरजेंसी में ढील आनी शुरू हुई थी। ओके। और उस ढील के अंदर इंदिरा गांधी ने कहा कि इलेक्शन, उसको लोगों ने कहा कि इलेक्शन करा लो, इस वक्त बड़ा अच्छा मौका है। अच्छा, तो नहीं तो ये अगर वो मिसगाइड ना होती तो ये इलेक्शन इतना जल्दी नहीं होने थे। इतना जल्दी नहीं हो सकते थे, क्योंकि जो लोग निकल करके आए वो तो गुस्से में भरे हुए थे। उन्होंने तो जनता के अंदर एकदम वातावरण बनाया डेमोक्रेसी का। और अटल बिहारी, मोरारजी देसाई, राज नारायण, ये लोग जो थे ना, इन्होंने तो ऐसा वातावरण बनाया सारा का सारा। तो इंदिरा गांधी जो थी उनकी योजना सारी फेल हो गई। आपके ऊपर कौन कौन से फिर एक्शन हुए यूनिवर्सिटी की तरफ से, या सरकार ने खैर आपको कहा कि आप हरियाणा छोड़ें? ऐसा है, मुझे तो जब यहाँ से निकाल दिया था तो सरकार ने जहाँ छापे मारे वहाँ मैं था ही। मैं अपने घर में नहीं रहता था, तो पुलिस छापा मारती थी। हमारे भाई ने कहा कि वो तो यहाँ आए ही नहीं सारे के सारे। मैं ऐसी जगहों में छुपा रहता था जहाँ सरकार को इनको पता ही लगता था। अब शाहदरा का जो थानेदार था, जो थाने का, वो मेरा बहुत अनन्य भक्त शिष्य था यहाँ का, सीताराम बोरा। उसने कहा कि जी यहाँ शाहदरे में आप रहो, क्योंकि जब पुलिस छापा मारने आएगी तो पहले हम इतना करेगी, क्योंकि बाहर की पुलिस आके कोई भी कह दे मैं पुलिस का आदमी हूँ तो इन्फॉर्म तो करते ही हैं। तो इन्फॉर्म तो कहते मेरा आदमी तुरंत आपको बता देगा गुरुजी यहाँ से छापा पड़ने वाला है, चले जाओ आप यहाँ से। तो बड़ी सेफ जगह हम वहाँ बैठ करके काम करते रहे जी। लेकिन जहाँ हम ये अखबार निकालते थे, क्योंकि सारी न्यूज़ इकट्ठी करनी होती थी, वो जमुना जी के किनारे हमने टूटा हुआ बहुत ही खंडर सा मकान लिया हुआ था।
और वहाँ ये लोग ये भी समझते थे कि यहाँ गाय भैंस भी नहीं रह सकती, लेकिन हुआ रात को कि लाइट बिजली की ना हो रोशनी, लालटेनें और मोमबत्तियाँ जला के सारा रात को काम और ये करते। किस जगह पर था ये जमुना जी के बिल्कुल किनारे, जहाँ इनकम टैक्स का ऑफिस है वहाँ से जी। पुल उतरता है, जी, जी। वहाँ टूटी हुई जगह थी, अब तो बड़ा अच्छा जगह बन गई है वो जी। सारी जगह। तो वहाँ हमने वो जमुना जी के किनारे, वहाँ तो ये था कि भाई आपको अगर लघु शंका भी करनी है तो जमुना जी के किनारे जाके करो, सारा वहाँ कुछ भी नहीं था टूटे खंडर में, तो वहाँ खंडर में बैठ के छुपे रहते थे। अच्छा, आप ये बताएं कि जब ये पूरा दमन अपने इतने शबाब पर था एक तरह से कहें, तो क्या आपको उम्मीद थी कि इतना जल्दी ख़त्म हो जाएगा, कभी बेहतर दिन भी आएंगे? नहीं, हमें तो ये था कि ये कंटिन्यूस रहेगी, हो सकता है हमारे बहुत सारे आदमी जेल में ही सड़ के मर जाएं। इसलिए जो हमारे साथ जो अंडरग्राउंड काम कर रहे थे लोग, वो इस तरह ही काम कर रहे थे कि बड़ी सावधानी से काम करो, अगर हम लोग भी पकड़े गए तो कौन इसका इमरजेंसी को ख़त्म करने का वातावरण कौन बनाएगा, क्योंकि इमरजेंसी बड़ी लंबी चलेगी तो लोगों को तो इसलिए हम लोग बहुत सावधानी के साथ काम करते थे कि हमारा कोई भी आदमी ना पकड़ा जाए। फिर जब ये आपातकाल हटा तो उस वक्त आप कहाँ थे? उस वक्त मैं दिल्ली में था। अटल बिहारी का टेलीफोन आया जी। कि अमेरिका से जयप्रकाश जी का टेलीफोन आया है कि जिस लड़के ने ये सारा आंदोलन चलाया था, छात्र संघर्ष समिति बना करके, और सिन्हा जी ने उसको और हरियाणा प्रेसिडेंट बनाया था, उस लड़के को एमएलए का टिकट ज़रूर मिलना चाहिए, तो उसको टिकट दिलवाओ आप, इलेक्शन जो हो रहा है, क्योंकि इन्होंने जनता पार्टी बना ली थी एकदम। जी। तो मैंने अटल बिहारी जी को कहा, मैंने कहा उस लड़के को राजनारायण ने टिकट दिलवा दिया है, उसका नाम देवेंद्र शर्मा है। अच्छा जी। तो मैंने कहा उसको तो राजनारायण जी ने टिकट दिलवा दिया है। कहने फिर मैंने कहा जी आप किसी और को दे दो टिकट। तो जहाँ ये टेलीफोन आया था, मोबाइल तो होते नहीं थे, जहाँ टेलीफोन आया था उन्होंने कहा कि ये टिकट आप ले लेते। जब मैंने कहा मैं अटल बिहारी जी को धोखा भी नहीं दे सकता, और मैं इसमें कंटेस्ट करने के मूड में भी नहीं हूँ, मैं उसी लड़के को टिकट दिलवाना चाहता था। तो सबसे पहले जयप्रकाश उसके बाद राजनारायण जी का टेलीफोन आया। राजनारायण जी कहने लगे कि आप यूनिवर्सिटी को ये मत लिखना कि आपने मेरी सर्विसेज टर्मिनेट कर दी थी, मैं वापस आना चाहता हूँ। अगर आप लिखोगे तो यूनिवर्सिटी आपकी फ्रेश अपॉइंटमेंट देगी, नए स्केल में, जो स्केल की बेसिक पे है वो देगी, इसलिए आप मत लिखना। हम यूनिवर्सिटी को लिख रहे हैं कि आपने इनको बाई फोर्स टर्मिनेट किया है, इसलिए आप इनको बुलाओ, रीइंस्टेट करो कि आपको उसी सब्सटेंस पोस्ट पे रीइंस्टेट किया जाता है। तो वहाँ से जयप्रकाश जी का वाइस चांसलर को टेलीफोन आ गया जी। जो लोग ये छूट करके आए थे जेल से, यूनिवर्सिटी के 20-25 टीचर थे, शहर के भी बहुत सारे लोग थे, लेकिन शहर का तो यूनिवर्सिटी से कोई मतलब नहीं। उन्होंने 25 टीचर ने अभियान चलाया कि इस वाइस चांसलर को निकालो यहाँ से। अच्छा जी। वाइस चांसलर ने बुला के कहा, सबसे पहले मुझे ही बुलाया, तार भेज करके दिल्ली को कहा कि यू ज्वाइन इमीडिएटली ऑन योर सब्सटेंसिव पोस्ट। तो मैं दिल्ली से जैसे आया तो वाइस चांसलर ने कहा कि सारी चिट्ठी सारी तो उसने बंसीलाल ने भिजवाई थी। उस दिन जो एसपी आया था वो ऑर्डर लेकर के, वो भी उसने कहा था कि बंसीलाल जी के ऑर्डर हैं, तो बंसीलाल जी के ऑर्डर थे, इसलिए मेरे ऊपर मुझे जो सारे इनको टीचर्स को आप ही मनाओ। मैंने कहा जी मैं तो बाहर इतना भटकता रहा, मेरे घर में तो बच्चों को आपने मेरी सर्विस टर्मिनेट कर दी, मेरे तो बच्चे भूखे मरते रहे, मैं इन टीचर को कैसे कह सकता हूँ कि भाई वाइस चांसलर। फिर मैंने कहा आपने यहाँ जो जिन टीचर को अरेस्ट किया उनके खिलाफ तो आपने उनको सस्पेंशन ऑर्डर, उनका पैसा रोक लिया, तनख्वाह रोक ली, ये तो आपने किया। कहने लगे तो सरकारी हुक्म था। तो वाइस चांसलर को हटाने का हुक्म हो गया। हुआ कि देवेंद्र शर्मा ने थोड़ी गलती कर दी, उसने वहाँ जहाँ हमने इंतज़ाम किया था वाइस चांसलर को निकालने का, वहाँ उसने खुफिया रखने की बजाय इस चीज़ को, वहाँ उसने लोगों को कह दिया कि आज हम वाइस चांसलर को गधे पे चढ़ा के पिपली तक छोड़ के आएंगे। उसके वाइस चांसलर के चमचे जो थे उन्होंने वाइस चांसलर को जाकर कह दिया, वाइस चांसलर भाग गया। जब देवेंद्र शर्मा पहुँचे गधा लेकर के, तो वहाँ 2-4 चमचे खड़े थे कि वो तो दिल्ली चले गए वाइस चांसलर, तो भगा दिया।
तो यहाँ एकदम ये रिएक्शन हुआ कि जो लोग जेल से छूट गए थे उन्होंने कहा कि इस वाइस चांसलर को बेइज्जती करके निकालेंगे हम। तो वाइस चांसलर भाग गए पहले ही, डर के मारे सारी बेइज्जती में। तो फिर नए वीसी यहाँ पर आए। नए वीसी आए फिर। जी जी। तो इमरजेंसी में मतलब हमने अंडरग्राउंड रह कर के तकलीफ़ें तो बहुत सही। पुलिस के छापे से बचने के लिए हम कई दिन जो ये होते हैं क्या नाम रैन बसेरे, उन रैन बसेरों में जाके सो जाते थे। पहले रैन बसेरे बहुत सस्ते थे क्योंकि इमरजेंसी के ज़माने में महंगाई नहीं थी, तनख्वाही 800-800 रुपये मिलती थी टीचर से, तो 8 आने में कंबल मिल जाता था। और अगर हम 2 कंबल ले लेते थे तो वो समझते थे कि कोई मज़दूर जो है ये ज़्यादा अच्छी मजदूरी करता होगा। लेकिन हम तो इसलिए मजबूरी में सोते थे कि आज पुलिस का छापा पड़ने वाला है, पता नहीं कहाँ कहाँ छापा मारेगी, इसलिए हम जाके सो जाते थे। तो बहुत कठिनाई के साथ जीवन बिताया, रोटियां भी खाने को। खैर रोटियों का तो ऐसा कि हमारे दिल्ली में जितने शिष्य थे कि कहीं भी जाके रोटी खा लेते थे कि जाओ, तो रोटियां खाने में। लेकिन बच्चों को हमारे बड़ी तकलीफ़ रही। एक बच्चे को हमने बुलंदशहर भेज दिया सियाने, एक लड़की को हमने, हमारा बहुत ही साथी क्लास फेलो हमारा बड़ा था जिसके साथ हमारी सिंसियरिटी थी, तो अरोड़ा, उसके घर इसको बड़ी लड़की को वहाँ छोड़ के आए। उसकी इसलिए नंबर भी पढ़ाई में कम रह गए, तो अत्याचार सारे हुए। तो बस हमने तो वाइस चांसलर कहा, हमने कहा जी हम अपने साथियों को, ये 25-30 आदमी जो कंपेन कैसे इनको मना करें, हम कैसे मना सकते हैं इनको। तो वाइस चांसलर खुद ही भाग गए यहाँ से अपने आप ही डर के मारे। अच्छा, एक आप ये बताएं कि आज अगर आप उस पूरे दौर को देखते हैं तो हालांकि इमरजेंसी ने बहुत सारी चीज़ें हमसे ली थी। हमारे लोकतंत्र के इतिहास में सबसे काले अध्यायों में से एक वो अध्याय है, पर आपको क्या लगता है कि इमरजेंसी के बाद हमारे देश में कौन सी चीज़ें मजबूत हुई हैं? इमरजेंसी के दुखदाई पेड़ से सुखदायक फल कौन से मिले हैं हमारे लोकतंत्र को? इमरजेंसी के बाद सबसे बड़ी बात तो ये हुई कि जयप्रकाश जी का नारा सफल हो गया, डिक्टेटरशिप शैल नॉट बी द क्रीड ऑफ इंडिया। इमरजेंसी हो गई मजबूत। लेकिन वो इमरजेंसी को मजबूत करने वाले जो थे उनमें आपस में मुक्केबाजी हो गई सारी की सारी। वो जनता पार्टी बिल्कुल टूट गई। इंदिरा गांधी दोबारा आ गई पावर के अंदर। इंदिरा गांधी जब दोबारा आई तो उन्होंने एक चीज़ ये देख ली कि हमें डिक्टेटरशिप नहीं ला सकती। तो सबसे बड़ी अचीवमेंट तो ये हुई कि जो डिक्टेटरशिप लागू करना चाहते थे उनको भी, चाहे वो हार गई और दोबारा आई, लेकिन उनकी भी दोबारा हिम्मत नहीं पड़ी कि पावर को कैप्चर करने की कोशिश करें। जी, सबसे बड़ी चीज़ तो ये हुई। दूसरी चीज़ ये हुई कि भारत सरकार ये ऐसे लोगों के हाथ में चली गई जो टुकड़ों टुकड़ों में बिखरे हुए थे। इतनी पार्टियां बन गई, इमरजेंसी से पहले इतनी पार्टियां नहीं थी जी। अब तो घर घर में पार्टियां बन गई। तो डेमोक्रेसी के नाम पर बिखराव ज़्यादा आ गया। ये जो चाहे कि हम कितनी बुराई कर लें, लेकिन ये सारा इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है इंडिया के अंदर वो 60% नेहरू की देन है। जी। जिन गाँवों में किसान गेहूं नहीं खा सकता था, जिन गाँवों में किसान को चाय पीने के लिए कुल्हड़ में पीनी पड़ती थी, उन गाँवों में आज टीवी पहुंच गई। उन गाँवों के अंदर किसान गेहूं की रोटी खा रहा है। उन किसानों के अंदर बढ़िया बढ़िया उनके यहाँ सोफे पहुंच गए सारे। ये इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो है ये नेहरू जी की देन है जी। और उस नेहरू जी की देन को ही आज हम चला रहे हैं। अभी हम वो जो गांधीयन था कि ग्रामीण इकोनॉमी, वो ग्रामीण इकोनॉमी नहीं ला रहे हम, वही इंडस्ट्रियल इकोनॉमी हम बढ़ा रहे हैं। बहुत सही है, बहुत सारी चीज़ें बढ़ गई। तो बहुत सारी चीज़ें इमरजेंसी ने ये दे दी कि अगर हम वो चीज़ें रिपीट करेंगे तो इंदिरा गांधी की तरह से हम भी हिल जाएंगे। आप ऐसी कोशिश ना करें कि किसी तरह से वो गलतियां रिपीट करें जो जी। तो ये सारी चीज़ें इमरजेंसी के बाद हमें दे दी गई, ये मिल गई सारी की सारी। वो ऐसी किताबें हैं कि आज भी उनको पढ़ेंगे तो आप कांप जाएंगे कि इतने अत्याचार हुए। 4 किताबें हैं वो, और जो प्रेस वाला है वो तो PhD हुई है उस पर यहाँ सारी की सारी। तो 4 किताबें हैं। उसमें सबसे बड़ी बात ये है जो मैं दावे से कह सकता हूँ कि वो 4 किताबें मेरे ही पास हैं, हरियाणा में और किसी के पास नहीं। वो जो 2 किताबें बंसीलाल के ख़िलाफ़ हमने लिखी थी, चीफ मिनिस्टर रणसेमक
और एनाटॉमी ऑफ ए चीफ है, वो तो इतनी भयंकर हैं कि जब भाजपा का बंसीलाल के साथ गठबंधन हुआ तो भाजपा के स्टेट लेवल के आदमी आए कि जी इन किताबों को अपनी अलमारी में से हटा दो, अगर बंसीलाल को पता लग गया तो हमारा बंधन टूट जाएगा। मैंने कहा इन किताबों ने तो बंसीलाल को हिला दिया था, इन किताबों ने तो ये हार कर दी थी कि बंसीलाल कांप कांप के बेहोश होकर गिरता था जी। कहने लगे लेकिन अब हटा दो, तो हमने वो किताबें जाकर दिल्ली में रख दी, लेकिन हैं हमारे कब्जे में और किसी के पास नहीं है वो किताबें जी। और ये जयप्रकाश जी की नारायण का जो था वो भी हमारे पास है, वो स्वामी की किताब भी हमारे पास है, इंदिरा गांधी के खिलाफ जो लिखा था जी। तो ये सारी किताबें हमारे पास ही हैं और किसी के पास नहीं है जी। इस समय। अगर कोई देखना चाहे तो हम दिखाएंगे कि ये इमरजेंसी के खिलाफ लड़ने के लिए ये हमने सारा साहित्य छापा है, देखिए जी। इससे इमरजेंसी हिली है और इससे सारा काम हुआ। और दर्पण पर तो हम कह देते हैं कि यूनिवर्सिटी ने पीएचडी कराई है, पीएचडी हुई है वो तो मित्रों ये पूरी की पूरी एक बातचीत रही। हमने उस दौर को, उस आपातकाल को याद किया और हमारा इस बातचीत को करने का मकसद किसी एक पार्टी को, किसी एक व्यक्ति की मानहानि करना नहीं है, पर उस घटना को, उस घटनाक्रम को समझना है जिसने हम सब की ज़िंदगी को इतने बड़े स्तर पर प्रभावित किया था। और एक बार हम लड़ते थे अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़, उनकी सत्ता को उखाड़ने के लिए। इमरजेंसी के दौरान ये पहला ऐसा समय था कि जब अपनी सरकार के ख़िलाफ़, अपनी चुनी हुई एक बार की सरकार के ख़िलाफ़ लोगों ने वो विद्रोह किया, लोगों ने यातनाएं सही, तो और फिर से सत्ता अपनी प्राप्त की। तो ये जनता का शासन है, जनता के द्वारा है और किसी भी देश में जो जनता का शासन है वो तभी बना रहता है कि जब जनता की सतत और एक जागरूक भागीदारी उसके लिए सुनिश्चित हो।